अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हम कड़े एहतसाब के बहुत गर्विदा हैं। हमारे मुल्क में इस कार्य खैर को अंजाम देने के लिए अदालत उज़्मा, कौमी एहतसाब ब्यूरो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एहतसाब कमीशन और अब तो पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स भी इस नेक काम में अपना हिस्सा डालती है। बिसाइड्स रेंजर्स, ये तमाम इदारे ऑटोनमस हैं। इन पे अरबों रुपए खर्च करके कौम के खरबों बचाने की कोशिश की जाती है। इन इदारों में जिस मखलूक की हाजिरियां लगी हैं, पहले नंबर पे सियासतदान और आखिरी नंबर पर इनके चहीते दोस्त आते हैं। बीच में कहीं फेरिस जो है उस पे पर जलते हैं। सो इन पे हाथ डालने का सोचता भी कोई नहीं है। इन इदारों के रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होने चाहिए ये इनकी वेबसाइट पर दर्ज है, मगर होता क्या है, किससे बड़े दिलचस्प हैं। एक बार जावेद हाशमी साहब बड़ों की शान में गुस्ताखी कर बैठे। किसी नामालूम मुहिबुल वतन ने इस्लामाबाद की एक अदालत में दरख्वास्त दायर की। बस फिर क्या था, वतन से गद्दारी का जुर्म इतना संगीन था कि बगैर चलान के सीधा पार्लियामेंट से उठा के उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया और गालिबन उम्र कैद की सजा भी सुना दी। चंद दिन कबल FIA के एहलकारों ने KMC के दफ्तर पर छापा मारा और तकरीबन 4000 फाइलें अपनी तहवील में ले ली। किस दिलजले ने दरख्वास्त दी थी, नो आइडिया। छापे से पहले FIA ने दफ्तर को नोटिस भिजवाया था, आई डोंट थिंक सो। छापे से पहले क्या कार्रवाई हुई, कानून की कौन सी क्लॉज FIA को छापे की इजाजत देती है, अगेन नो आइडिया। वल्लाह आलम, सादा लिबास फरिश्ते डॉक्टर आसिम को उठाएं तो इजाफी इख्तियार समझ में आता है। 20 बार जुडिशल रिमांड लेकर भी कुछ ना बरामद करके नैब के हवाले कर दें और नैब बगैर रेफरेंस के अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ले, ये अनफॉर्चुनेटली समझ से बालातर है। मुजना चीज़ को तो क्या, आज अदालत में जज साहब को भी इस नुक्ते को समझने के लिए तफ्तीशी अफसर की मदद लेनी पड़ गई। खैर, एहतसाब का ये शौक एक बार फिर बदमस्त हाथी की तरह झूम रहा है। ये हाथी पंजाब में सूंड उठाता दिखाई दे रहा है और वुज़रा कहते पा रहे हैं कि कराची वाली कार्रवाई पंजाब में नहीं होने देंगे। सिंध वाले एहतसाब की गुंजाइश यहाँ नहीं है। अब 15 साल के LNG, 30 साल के पुल, 100 साल सड़कों के मेगा प्रोजेक्ट्स, 200 साल बिजली मंसूबों पर नैब पूछे भी तो पूछे क्यों। शान बेनियाजी देखिए, ये मस्कूरा इदारे के जो पहले ही उंगली पकड़ कर चलते हैं। सिंध इसके दूध के दान भी निकलवाने पर बजिद है और पंजाब चूंकि मासूमों की बस्ती है, बस नाखनों की तराश खराश चाहता है। बहरहाल, निज़ाम का ये सुकम अनजानेपन या फिर नाअहली की वजह से नहीं, बल्कि कड़े एहतसाब से बच निकलने का रास्ता है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील मिल्स करप्शन केस उस वक्त ड्रामाई सूरत इख्तियार कर गया कि जब तब के DG FIA तारिक खोसा साहब ने लूटी दौलत की वापसी के लिए अलम बुलंद किया, मगर उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने एक आला शख्सियत के दोस्त की लाज रखने के लिए तारिक खोसा को तब्दील करके कायदीन से दाद समेटी। रेंटल पावर पीपल्स पार्टी दौर का एक और बड़ा स्कैंडल था। इस मुकदमे में राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 अहम फाइलें अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार थीं, मगर दयानतदार तफ्तीशी अफसर कामरान फैसल अदालत उज़्मा पहुंचने से पहले अगले जहां पहुंच गए। 2008 से 2012 के दौरान FIA के 10 सरबरा और दर्जनों तफ्तीशी अफसरान मुअत्तल तब्दील किए गए। NICL केस में तफ्तीशी अफसर जफर कुरैशी की गैर जानिबदारी पर अदालत उज़्मा ने मोहर तस्दीक भी जब्त की, 2.25 अरब रुपए रिकवर भी कर लिए। इस अफसर को भी वजीर आजम के ज़बानी अहकामात पर मुअत्तल किया गया। अदालत उज़्मा के अहकामात पर दोबारा तैनाती हुई तो तफ्तीशी टीम के 4 मेंबरान जावेद शाह, मोहम्मद अहमद, खालिद अनीस, मोहम्मद सरवर को दूर दराज इलाकों में अपॉइंट कर दिया गया। ये वो 4 अफसरान थे कि जिन्होंने मूने सिलाही के दफ्तर पर छापा मारकर मैनेजर अब्दुल मालिक को हिरासत में ले लिया था। इसी तरह आगे बहुत से ऐसे केसेस हैं, मगर इंटरेस्टिंगली आज भी पीपल्स पार्टी को FIA की कार्रवाई से, उसके चलने से गिला शिकवा है। और जैसे आप जानते हैं, चौधरी निसार ने इस हवाले से जुडिशल कमीशन भी ऑफर कर दी है। बहरहाल, सानेह बल्दिया टाउन में तहकीकाती टीम के चेयरमैन DIG आफ्ताब पठान की जगह सुल्तान ख्वाजा और इंस्पेक्टर झानजेब की जगह SP साजिद सदुजई को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करना भी मामले को उलझाने का जरिया बना। अब रेंजर्स के इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट के जिसमें एक सियासी जमात को मुर्द इल्जाम ठहराया गया है, वो सामने आई है। साल गुजर जाने के बावजूद आज तक 258 वर्कर्स के कत्ल के मुजरिम कैफरे किरदार तक ना पहुंच पाए। यहाँ जजेस नजरबंदी केस में 8 मरतबा तफ्तीशी अफसर बदल लिए जाते हैं और हालिया डॉक्टर आसिम के केस में भी तफ्तीशी अफसर राव जुल्फ़िकार की जगह हुकूमत सिंध ने अपने मनपसंद DSP अल्ताफ हुसैन को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया। कहने वाले कह रहे हैं कि मौसूफ ने तैनाती को उस वक्त दुरुस्त साबित कर दिखाया कि जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर आसिम के खिलाफ गवाह या सबूत ना होने का इजहार कर दिया। यही नहीं, प्रोसिक्यूटर मुश्ताक जहांगीरी को हटाकर निसार अहमद दुरानी और फिर उनको बदलकर एयाज अहमद एडवोकेट को प्रोसिक्यूटर लगाया गया। सच गेम्स।
रेंजर्स का ये दावा है अभी कि तफ्तीशी अफसर ने दहशतगर्दों की मेडिकल बिल गायब कर दिए हैं, वो असरअंदाज हो रहे हैं केस पे, और तफ्तीशी अफसरान ये कह रहे हैं कि रेंजर्स अपनी मनपसंद तफ्तीश चाह रहे हैं। बहरहाल मामला ये है कि FIA की 2.5 साल कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला जुडिशल कमीशन की पेशकश भी कर रहे हैं, और एज ऑफ राइट नाउ चौधरी जमान के जो कि नैब के चेयरमैन हैं, उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सूप्रा कमीशन ज़ेर गौर है। अब हुकूमत और अपोजिशन के बाहमी इत्तफाक से तैनात चेयरमैन नैब आज इसलिए शायद तनकीद की जद में है कि मौसूफ सिंध में दयानतदारी के बाद पंजाब और वफाक में गैर जानिबदारी का हाथ डालना चाह रहे हैं, और हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, फाटा इस्लाहात, मदारिस की इस्लाहात सबको पसे पुश डालकर नैब इस्लाहात पर सरगर्म है, क्योंकि पाकबाज सियासत दाव पर लगी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद इस आयरनी को डिस्कस करेंगे। क्या बात है कि हमारे मुल्क में आज फैसलाबाद में एक रिक्शा ड्राइवर और अदालत में डॉक्टर आसिम एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये सिस्टम चल कैसे रहा है? स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ये कह चुके हैं कि नैब ऑर्डिनेंस लाना हुकूमत के लिए ख़तरनाक होगा, लिहाजा नवाज शरीफ वक्त की नज़ाकत समझते हुए ये बिल ना लाने की कोशिश करें। कोई जमात इसकी हमायत नहीं कर सकती, जो भी इस ऑर्डिनेंस की हमायत करेगा अवाम इसको ना सिर्फ चोर चोर कहेंगे, बगल अगर नैब ऑर्डिनेंस को कुरान के साए में भी तैयार किया गया तो अवाम नहीं मानेंगे। बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से ले चुकी है। हमारे साथ आज सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब मौजूद हैं। आप साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अफजल खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। अली अहमद कुर्द साहब माहिर कानून और आइन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्द साहब आपसे आगाज़ करूँगी, मुझे ये समझा दीजिएगा कि ये इसको आयरनी समझें या क्या कहें सर? आज ही के दिन हमारे मुल्क में फैसलाबाद में एक रिक्शा ड्राइवर का जो 2 दफ़ा चलान हुआ, 500 रुपये थे जेब में, उसी से घर आटा लेके जाना था, वो जब ले लिया गया तो उसने फ्रस्ट्रेशन में, बेबसी में अपना रिक्शा जला दिया पूरा का पूरा। उसने भी एक ही सवाल किया, ये निज़ाम कैसे चल रहा है? और आज अदालत में डॉक्टर आसिम ने भी यही सवाल किया, ये निज़ाम कैसे चल रहा है? पहले रिक्शा ड्राइवर को देख लीजिए सर, और फिर आप ही समझा दीजिए कि ये दोनों इतने एक्सट्रीम शख्सियत जो हैं, ये दोनों एक ही सवाल कैसे कर रहे हैं? रिक्शा ड्राइवर फैसलाबाद का दिखाइए प्लीज़। आन के सवारी इत्थे लाई, अगे चिंची खलोतियां, टांगे खलोते आ, ये इत्थे वार्डन वाला खलोता है, तो अगे मैं ला के गड्डी सवारी बिठाउण लगा, इस बंदे ने मेरा गड्डी बंद कर दी 500 रुपये चलान च। मैं रिक्वेस्ट की, मैं यार मैं घरों आया, बच्चों का घर आटा भी है नहीं गा, ये बंदा मन्निया नहीं जाएगा। जी कुर्द साहब बताइएगा, दोनों एक ही सवाल कर रहे हैं। फुटेज भी दिखाइए जब इसने रिक्शा अपना जलाया है, ये भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कुर्द साहब ये ताज्जुब है कि दोनों, डॉक्टर आसिम कितने बड़े आदमी, ये कितना फैसलाबाद का एक बेबस रिक्शा ड्राइवर, दोनों एक ही सवाल कर रहे हैं सर। मेहर बुखारी साहब आप बहुत मेहरबानी। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं किसी चैनल पे और बहुत ही अहम इशू पे, सब्जेक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा, मेरी एक तरबियत हुई है एक सियासी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, मैंने हमेशा आवाम की बात की है और गरीब आवाम की बात की है, बल्कि मैं कहता हूँ कुचले हुए आवाम के हवाले से मैं वो इस्तेमाल करता हूँ और बात करता हूँ। मगर मुझे अफसोस है, आपने बहुत नीचे जो कानूनी इदारे हैं आपने उनकी बात की है, FIA की बात की है, दूसरी बात की है, ये सारे कानूनी इदारे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नैब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आपको तो ऊपर से बात करनी चाहिए। पानी हमेशा ऊपर से अगर गदला आएगा तो नीचे सारा सिस्टम तितर बितर होकर रह जाएगा, बल्कि सत्यानाश होकर रह जाएगा। यहाँ जो कुछ आजकल इस मुल्क में हो रहा है, आप ऊपर की बात कर रहे हैं। आप बहुत एहतराम के साथ कौमी असम्बली के हमारे साथ मेंबर बैठे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हैं, असम्बली पार्लियामेंट और असम्बली के मेंबरान, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स जो कि किसी भी तरीके की नुमाइंदगी का हक रखता है या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जहाँ भी बैठा है, उसकी हैसियत और उसका स्टेचर तो बहुत बड़ा होता है। आपकी कौमी असम्बली ने क्या काम किया है? आपकी अदलिया जिससे मेरा ताल्लुक़ है, आप सारे पाकिस्तान में घूम फिर जाएं, छोटी अदालत से बड़ी बड़ी अदालतों में आप जाएं, एक शख्स आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो आपके अदालती सिस्टम पे जो है एतमाद रखता हो। आप सारे वकीलों में जाएं, तमाम छोटी और बड़ी बार सेशंस में जाएं, मैं आपको यकीन से और मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक वकील भी इस सिस्टम से खुश नहीं है। आप दूसरे इदारों में जाएं, आप सिस्टम को देखें, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? जमहूरियत है, आपको जमहूरियत नज़र आती है, लोगों को जमहूरियत नज़र आती है। जब ऊपर से पानी गदला होगा तो नीचे ऐसे ही होगा, सिस्टम नहीं है। जिस असम्बली और जो पार्लियामेंट सिर्फ 10 मिनट में
صرف 10 منٹ کے وقفے میں محض وردی والوں کے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے 10 منٹ میں امینڈمنٹ پاس کرتے ہیں بغیر کسی ڈیبیٹ کے، بغیر کسی بحث مباحثے کی. اب کیا بات کرتے ہیں؟ اور آپ کی یہ عدلیہ کی بات، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہی سسٹم آج بھی، میں ایک بہت ذمہ دار حیثیت میں بات کر رہا ہوں، میں سپریم کورٹ کے سابق صدر کے، فارمر صدر کی حیثیت سے، علی احمد کرد کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو عدالتی سسٹم چل رہا ہے کسی کو اس کے اوپر اعتماد نہیں. کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر عاصم کے ساتھ؟ میں نہیں جانتا ڈاکٹر عاصم کون ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ رکشے والا کون ہے، مگر میں یہ تو جانتا ہوں، میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میں گلیوں میں سڑکوں میں پھرنے والا آدمی ہوں. مجھ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں جانتا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہے. آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ یہ ملک تو صرف بڑے لوگوں کا ملک ہے، جاگیرداروں کا ملک ہے، سرمایہ داروں کا ملک ہے، جرنلز کا ملک ہے، ججز کا ملک ہے، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ اور سینیٹرز کا ملک ہے. قومی اسمبلی کا سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا میں پاکستان سے آج تک دیکھ لیں، جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے وہ کسی غریب اور کسی عوام اور کسان مزدور اور مزدوروں کے لیے نہیں ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف اپنی پریویلیجز کے لیے ہوئے ہیں، اپنے الاؤنسز کے ہوئے ہیں. اسمبلی کے ممبران نے اپنے الاؤنسز اور تنخواہ بڑھائے ہیں، جرنلز کے بڑھائے ہیں اور ججز کے بڑھائے ہیں. آج آپ کو علم ہونا چاہیے، میں آپ کے چینل سے لوگوں کے نوٹس میں لاتا ہوں، تقریباً 10 لاکھ روپے آپ کا جج جو ہے سیلری لے رہا ہے. میں لفظ سیلری استعمال کر رہا ہوں، لے رہا ہے. اور کارکردگی کیا ہے؟ اگر میں اس ملک کا شہری ہوں اور اگر میں چیف سیکرٹری تو بلٹ پروف گاڑی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر ابھی تک چلا رہے ہیں، کسی نے کیا بگاڑ لیا، کسی نے کیا واپس افتخار چودھری صاحب کی تو بات ہی نہیں کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں سارے پاکستان میں آپ پھر جائیں، آج ایک شخص بھی آپ کو چودھری صاحب کے حق میں ایک لفظ کہتے ہوا ایک لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ لوگ جب اعتماد کرتے ہیں، جب لوگوں کے گراف کو لوگوں کو بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں تو اس سے توقعات رکھتے ہیں، اس سے امیدیں رکھتے ہیں. غریب آدمی کو اس ملک میں کچھ نہیں مل رہا. اچھا، اب انٹرسٹنگلی سر اب بات کرتے ہیں، دیکھیں نا، اب افضل صاحب آپ نے بات سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر نظام ہی نہیں ہے، جمہوریت نہیں نظر آ رہی. مگر چلیں یو کین، آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی رائے سے سر، مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ بیک وقت ایسا کیا ہوا کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارم، اسٹرکچرل ریفارمز کوئی آپ کے ذہن میں 3 سال کے لیے اس ملک میں نہ آیا، مگر بیک وقت ایسا کچھ ہوا کہ نیب کو بھی پرائم منسٹر متنبع کرنے لگ گئے، وزیروں نے نیب کے پر کاٹنے اور ناخن تراشنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور ریفارمز لانے کی باتیں شروع کر دیں. کیا ہو گیا سر؟ مہر، جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو اس کے پاس ایک تو بہت سارے چیلنجز ہیں، آگے جانے کا راستہ ہے، ایک جو ماضی کی گڑبڑیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. میرا خیال ہے حکومت کو عام فہم بات یہ کہ دونوں طرف کام کرنا چاہیے، لیکن پرائرٹی کس طرف ہونی چاہیے؟ آگے بڑھنے کی طرف. ہمارے جو چیلنجز ہیں اور جس نظام کی ٹوٹل خرابی کا ذکر کیا علی احمد کرد صاحب نے، اور میں مانتا ہوں کہ وہ بڑے پریکٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں، وہ ان 2.5 سال میں پیدا نہیں ہوئی. وہ ایک تسلسل ہے، اور اس کے اندر آپ گورنمنٹ اپنی گڈ گورننس کا لفظ کو تو ہر کوئی چیلنج کرتا ہے کہ گڈ بیٹر گورننس. آج کیا ہوا؟ فاٹا اصلاحات، مدارس اصلاحات، بینڈ آرگنائز، سب کچھ پیچھے رہ گیا. آپ نے کہا پہلے احتساب کی بات کر لیں، اور اگر آپ اتنے پرو احتساب ہیں سر اور آپ کے منشور میں ہیں اور پچھلے 5 سال آپ نے اس کے نعرے لگائے ہیں، تو لاتے 3 سال کیسے گزر گئے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں. دیکھیں 3 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. 3 سال کے اندر آپ کی دہشت گردی کے اوپر کام کیا گیا. آپ کی اکانومی کا، آپ کی اس طرح کی حاضریاں تو نہیں لگی جو پچھلی حکومت کی لگ رہی تھی سو موٹو کیسز میں؟ آپ کا وزیر اعظم کسی اس کو، اگر آپ یہ کہیں کہ 3 سال میں کام نہیں ہوا، گھر نہیں بھیجا گیا، وہ چیزیں آپ کی کیبنٹ منسٹرز عدالتوں کے چکر نہیں کاٹ رہے، ان کی اپنی کارکردگی تھی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی غلطیوں سے گئے، ان کو کوئی ناجائز تو پکڑ کے نہیں لے کے گیا، لیکن 3 سال کے اندر بڑا کام. آپ کو نہیں لگتا عدالت تھوڑی ان کے ساتھ ناجائز تھی یا صحیح تھی؟ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا تھا. دیکھیں آپ بھی بہرحال میمو کے اوپر چلے گئے تھے، آپ نے بھی نہیں بخشا. ہمارے ساتھ کون سا کوئی عدالتوں نے نرمیاں بتی؟ آج آپ نیب کی بات کر رہے ہیں، اس پہ کھوسا صاحب، اس کے اوپر کھوسا صاحب کا جواب بنتا ہے. آپ آج نیب کی بات کر رہی ہیں نا، آپ نیب تو بنی ہمارے لیے تھی. ہماری حکومت کا تختہ الٹنے کے 1 مہینے کے اندر نیب بنی تھی، اور کس کے لیے بنی تھی؟ ہمارے لیے بنی تھی. اور کتنے لوگ ہمارے پکڑے گئے؟ نہیں تو سر ہوا کیا نا، جب تک ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا گلا دبوچ رہی تھی آپ صحیح تھے. جیسے گھر تک آنے کی بات ہوئی تو آپ نے ناخن تراشنے کی بات کر لی. آپ ان 10 سال کی ٹائمنگ سر، وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کی روشنی میں بھی تم یہ آرڈیننس لاؤ گے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، چور چور کے نعرے اٹھیں گے. کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا، یہ تو ایک سیاست ہو رہی ہے نا. کوئی اس پہ کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی. ایک میسج تھا کہ نیب
should nab, but with decency. अच्छा, एक वक्फा ले लूं। खोसा साहब, वक्फा लेना है, मैंने वक्फे के बाद आपसे ये जानना है, अगर आप मुख्तसरन अभी कह दें, वरना वक्फे के बाद अगर तफसीली बात करनी है, कि ये सियासत टाइमिंग का नाम है सर, इतनी एक्सट्रीम पोजीशन क्यों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने ले ली है? खोसा साहब जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे पार्टी में भी कंसेंसस है कि ये मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब कोई नेक नीयती से ये कमीशन के जो है इनअकाद या कमीशन की जो है तश्कील की बात नहीं कर रहे। जब पंजाब की तरफ रुख हुआ है, जब उनकी जानिब रुख हुआ है, जब उनके केसेस और उनके वज़रा के केसेस की बातें हुई हैं या उनके कुछ दोस्तों की और रफ़का की बातें हुई हैं, तो फिर कहा गया कि नैब को किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, किस तरह से लगामें डालनी है और किस तरह से ऊपर एक कमीशन बना के गिरफ़्तारी और रेफरेंस की इजाज़त उन्हीं के तवसत से होगी। तो इस बदनीयती और बददियांती का तो कोई भी जो है वो साथ नहीं दे सकता है। यकीनन इस्लाहात की ज़रूरत होगी, मगर जिस तरह आपने सही कहा कि टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अगर इस तरह अगर आप शुरुआत से करते, 3 साल हो गए हैं, आपको पहले ख्याल ये क्यों करना आया कि नैब को ज़्यादा फ़आल और ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि किसी के साथ रस्त किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो और किसी सूरत में जो है वो जो उस पर उंगलियां भी ना उठें। लेकिन जब आपकी तरफ रुख आया और आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया और फिर आपको ख्याल आया कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी ज़्यादती हुई है, इतने साल जेल में रहने के बाद कुछ ना निकला, तो फिर आप देखिए ना, परवेज रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि ओगरा और नेपरा से भी वो खुश नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी खुश नहीं है, एहतसाब ब्यूरो से भी खुश नहीं। तो एक वक्फा ले लें सर, फिर ये इदारा जाती सोच जो है सर, ये आपके कौन से काम से दिखाई जाती है? एक वक्फे के बाद ज़रा समझा दीजिएगा। स्टे विद द न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो एजाज चौधरी साहब, मैं आपसे ये पहले समझना चाह रही हूँ कि सर देयर इज़ अ लॉट लेफ्ट टू बी डिज़ायर्ड। नैब के कानून में तो बहरहाल बहुत सी बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं। एक वॉच डॉग कमेटी भी हो सकती है, इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। सो ये बताइएगा कि जब नून लीग कहती है, और आज भी वज़ीर आज़म ने कहा कि सबको बैठ के इत्तेफाक राय के साथ ये काम करेंगे, तो ऐसे बेहतरीन सुनहरे मौके पर आप इनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? मैं तो आपको ये बताता हूँ कि एक 10 बरस पहले पीपीपी और नून लीग में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उसमें एक बड़ी वाज़ेह शिक थी कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एहतसाब कमीशन बनाएंगे वफाकी सतह के ऊपर, और 5 साल पीपल्स पार्टी के बीत गए और 3 नून लीग के। वो कमीशन नहीं बन सका। तहरीक इंसाफ का एहतसाब बिल भी वहीं पर पड़ा हुआ है। अगर वो काम हो जाता तो मैं नहीं समझता कि आज किसी को बहुत एतराज़ात की गुंजाइश रहती। चले देर है, दुरुस्त है, अगर आप करने को तैयार हैं, आयु ऑन बोर्ड विद देम। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तो एक रद्द-ए-अमल के तौर पे सामने आ रही है, और जब तक सामने ना आए उसके ऊपर कमेंट करना कबल अज़ वक्त है। और मैं असल में मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आपने रिक्शा ड्राइवर का और डॉक्टर आसिम का जिक्र किया। डॉक्टर आसिम तो उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, 5 बरस तक बिला शिरकत गैरे उस निज़ाम को चलाते रहे हैं। वो सवाल नहीं कर सकते, वो मकर कर रहे हैं। और वो जो रिक्शा ड्राइवर है ना, जिसने अपना रिक्शा जलाया है, आज अभी तक ये आम गरीब आवाम अपना घर और अपना रिक्शा जलाने पे आए हैं। अभी वो वक्त आने वाला है कि जब ये दूसरों को जलाएंगे और बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि कौन लोग उनके हुकूक के खासिब हैं। एजाज चौधरी साहब, आप भी ये बातें कर रहे हैं। अब ये सुनिए ज़रा, ये बड़ा ज़रूरी है पर्सपेक्टिव में लाने के लिए। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हम वोट लेके हुकूमतें बनाते हैं, कोई और आता है और ले जाता है सब कुछ, और ये वक्त अब फिर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कोट एंड कोट अब ये निज़ाम बंद होना चाहिए, यानी कि बंद नहीं हुआ, अभी होना चाहिए। आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हुकूमत के लिए खतरनाक मराइल हैं, बड़े नाजुक मराहिल हैं, सोच समझ के चले। और अब आप कह रहे हैं कि चीजें जलेंगी। देखिए, मैं आपसे एक बात और अर्ज करता हूँ। 2-3 दफा राना साहब ने जिक्र किया कि नैब हमारे लिए बनी। नैब ने या किसी एहतसाब के अदारे में पाकिस्तान ने कभी एहतसाब नहीं किया। वो सिर्फ अपना निज़ाम दुरुस्त करते हैं, जो ऊपर आ जाता है फिर अपनी नैब के ज़रिए या एहतसाब के ज़रिए। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ठीक पता है। जो ही नैब बनी थी तो मियाँ साहब ने 14 माह के अंदर अंदर सौदेबाजी करके कोई माफ़ीनामा लिखा, जो कुछ भी किया, और यहाँ से चले गए थे। ये सब बहुत ही दब्बू करैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, कोई खड़ा होकर बात करने वाला नहीं है। इन सब ने मफादात उठाए हुए हैं।
میں کہتا ہوں آج ان تحقیقات کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں. اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ $200 بلین پاکستان کا چوری ہوا سرمایہ سوئس بینکس میں پڑا ہے. کان ادھر سے نہیں کان ادھر سے پکڑ لیں. دنیا کہتی ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں, یہ پیسے اسرٹین کر کے دیتے ہیں اور مدد کریں گے واپس لانے میں. پتہ چل جائے گا کون کون ٹیکس پے کیے بغیر وہاں پر پیسہ جمع کرایا. کسی طرف سے تو کریں. 68 بجٹ کے اندر یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی. حکمران کو بچاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں تو اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ سب مل کے لوٹتے ہیں. یہ کلب ہے اوپر بنا ہوا, جنہیں یہ امید ہو جاتی ہے کہ وہ حکمران بن سکتے ہیں, وہ کسی کو بھی اس کی حفاظت بھی کریں گے, ایک دوسرے کی انشورنس پالیسیز بھی کہلائیں گے, لیکن حقیقتاً کوئی کسی کا احتساب نہیں ڈرے گا. اچھا تو سر یہ ادارہ جاتی سوچ جو ہے یہ کون انفورس کرے گا اس ملک کے اندر؟ یہ کسی نے پنپنے ہی نہیں دی پاکستان کے اندر. آپ لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر تک اور ڈاکٹر نذیر سے لے کر خواجہ رفیق تک, پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوئے یا اور بڑے بڑے سکیمز ہوئے, کبھی تفتیش ہوئی, کوئی ادارہ بھی کہا, کسی نے ادارہ رہنے ہی نہیں دیا. میں کرد صاحب سے جاننا چاہ رہی ہوں سر, ایک وقت تھا نا پچھلے دور حکومت میں ہر کوئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھتا تھا, اب جیو راحیل شریف, واپس نہ جاؤ راحیل شریف, لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں سر. شاید اسی طرح کے خدشات ہیں, اس لیے میاں صاحب کہتے ہیں اب نہیں آنے دیں گے, پھر نہیں ہے کرنا, اسی لیے قائد حزب اختلاف کہتے ہیں نازک خطرناک مرحلہ ہے. تو یہ خود ہی دیکھ لینا جی. اگر رکشہ سر کرد صاحب کو تو بات کرنے دیں. کرد صاحب کر لیں. جی مہر بخاری صاحبہ, جی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ ہی سے کر رہی ہوں سر. جی دیکھیں, عام آدمی کی اگر آپ بات کریں, غریب آدمی کی, نہیں میں کہہ رہی ہوں مسیحا کیوں ڈھونڈتے ہیں ہم دوسرے لوگوں میں, اور ادارہ جاتی سوچ اتنی ہی ختم ہوتی جاتی ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر. نہیں, ادارے کسی نے بنائے نہیں نا. جب ادارے کسی نے بنائے نہیں, نہ سیاسی پارٹیوں کا یہ منشور ہے, نہ جو بیٹھے ہیں نہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے. نہیں, اب بات صرف عوام کو ان چیزوں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, نہ راحیل شریف صاحب سے کسی کو سروکار ہے, نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کسی کو سروکار ہے, نہ میاں نواز شریف سے کسی کو سروکار ہے. آدمی کو روٹی چاہیے. آدمی جب صبح نکلتا ہے تو وہ جب رات کے لیے سوچنے لگتا ہے کہ اس نے گھر آٹا لے جانا ہے, اپنے بچوں کے لیے روٹی لے جانی ہے. یہ رکشے والا جو ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ ایک آدمی کا فیل نہیں ہے, یہ ایک نظام کے ناکام ہونے کی سمپٹم ہے, اس کی نشانی ہے, انڈیکیشن ہے. یہ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک آدمی کیا کرے, اپنی کم از کم وہ کئی لاکھوں روپے, 8-10 لاکھ روپے کا اس نے رکشہ اپنا چلایا ہے, صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس نظام میں اپنی محنت کے باوجود حلال کی روزی کون لائے گا نا. آپ اس بات سے تو انکاری نہیں ہو سکتے. پچھلے دور حکومت میں لوگ افتخار چودھری کو دیکھتے تھے مسیحا کے طور پہ, آج راحیل شریف کو دیکھتے ہیں. نہیں, لوگ نہیں دیکھتے. لوگ نہ چودھری افتخار کی طرف دیکھتے تھے, نہ راحیل شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں, کسی کی طرف نہیں دیکھتے. لوگوں کو روٹی چاہیے. اب دیکھیں نہیں, دیکھیں بات میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس ملک میں آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے, آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سب سے طاقتور چیز ہے, آپ کہتے ہیں کہ عوام کو اپنے, مگر اس کے باوجود جب رزلٹ نہیں ہو رہا, آپ کے 3 ٹائمز تھرائس الیکٹ پرائم منسٹر آپ کا اس ملک میں عام رکشے والے کو, عام غریب آدمی کو نظر نہیں آتا. حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اس کا مطلب اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں عوام کون سا, آج ایک وقفہ لے لوں. صاحب آج پلڈیٹ کی ایک رپورٹ نکلی, اس نے مسلم لیگ نون کو ملک کی سب سے کم جمہوری جماعت کا ہے, سب سے اوپر جماعت اسلامی ہے, آپ کی جماعت سب سے کم ہے افضل صاحب جس میں جمہوریت ہے, تحریک انصاف غالباً تیسرے نمبر پہ ہے. سو جب پارٹیز کے اندر بھی بہرحال جمہوریت نہیں ہے, ون مین شو ہوتا ہے ہر جگہ, ایک کرتا دھرتا ہوتا ہے. جی جمہوریت نہیں ہے. اگر یہ ان میں جمہوریت ہوتی, ان سارے لوگوں کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, کیوں یہ وہاں پہ بات نہیں کرتے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری آج تک کی جتنی قانون سازی ہوئی ہے غریب آدمی کے لیے ہوئی نہیں ہے. جب غریب آدمی کے لیے نہیں ہوئی تو کس چیز کی نظام کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو سر حل کیا ہے؟ وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد مجھے حل بتا دیجئے نا. پھر حل تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا سر. ہم اس گورکھ دھر لیجسلیشن اور آرڈیننسز کے پڑے ہوئے ہیں, اور احتساب وہی گھنٹی ہے سر جو ہمیں بجا کے کبھی بوٹ مارچن کرتے ہیں, کبھی سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں, مگر ابھی تک کوئی کیفر کردار تک نہیں پہنچا. ابھی تک تو ایوریبڈی آل از ویل ان دس کنٹری, نوبڈی از کرپٹ اپیرنٹلی بیکاز نوبڈی از بین کنوکٹڈ سر. سو ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. حل کرد صاحب, حل وقفے کے بعد. اسٹے ود اس آن نیوز آئی.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो खोसा साहब, अभी हम बात कर रहे हैं, मुझे बताइए हल क्या है सर, कि अब किस तरह हम दुरुस्तगी और रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते चले। आई रिमेंबर सर आप सेनेटर थे, आपने नैब ऑर्डिनेंस को रिपील करने की बात की थी अ फ्यू इयर्स अगो सर, तब से लेके आज तक नथिंग। तो ये एक नुक्ता है सर, जस्ट वन थिंग। सवाल ये है कि अगर आप आज कह दें, चले लेट्स स्टार्ट विद, आप खुश हैं सर नैब से जो नैब कर रहा है? देखिए मैं नहीं समझता इतनी मायूसी की ज़रूरत है। हम यकीनन एक इर्तकाई मरहले में से गुज़र रहे हैं। हमारी ख्वाहिश यही थी कि 2-3 इलेक्शंस, अगर 3 इलेक्शंस तसलसल से हो जाते हैं तो एक आप देखें कि एक आवाम के अंदर भी जो एक वोट का तकद्दस और उसका जो इस्तेमाल है सही माने में, वो भी उजागर हो जाएगा। और एहतसाब का सबसे बड़ा अमल आवाम की अपनी अदालत है। और यकीनन आवाम को आपने इतना आगही दे दी है मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने, कि अब घर घर में ये ख़बरें फैलती हैं। अगर कहीं भी कोई बेज़ाब्तगी या कहीं भी कोई शफाफियत ना हो और कहीं भी बदअनवानी हो तो माजरत कता कलामी माफ, आप लोग सीखे क्या हैं सर? आपने अपने दौर में FIA में जितने तबादले किए, मैंने इब्तदाई में याद किया, सुनवाया, जितने डायरेक्टर्स बदले, तफ्तीशी अफसर बदले केसेस के ऊपर, उसके बाद अब भी आके देखें सर तो आप क्या कर रहे हैं? अल्ताफ़ हुसैन तफ्तीशी अफसर लगा रहे हैं डॉक्टर आसिम के लिए, उसके ऊपर आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कह रहे हैं ये इनका मनपसंद बंदा है, ये असर और रसूख रख रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है केस को। सो सर अगेन कोई सीखता है इस मुल्क में? देखिए महर, बदकिस्मती है कि हमें तो 5 साल माशाअल्लाह जितनी प्रोएक्टिव चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद साहब की जुडिशरी थी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया जानती है। हमारे वज़रा अदालतों में, आपने ख़ुद प्रोमो में भी कहा, और हमारे तो वज़ीर आज़म को भी घर भेज दिया गया। और यहाँ तो अब कोई पेपरा बात ही नहीं करता है। अब तो तमाम तर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो जितने दिए जा रहे हैं वो बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के और बग़ैर किसी शफाफियत के। इसका मुहासबा तो बाहर के अदालतें अब सुओ मोटो नहीं लेंगी, लेकिन यकीनन अब जिस तरह से नैब फ़ाल लोगों हुई की है, क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं, आप ये समझा दीजिए जो वज़ीर आज़म ने कहा है, क्योंकि गालिबन आई थिंक नैब का चेयरमैन भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही जाके हट सकता है और एक जज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका रेफरेंस भेजा जाता है। जो उन्होंने कहा है नैब के चेयरमैन के हवाले से और जो मुतनब्बे किया है, क्या वो कभी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में एक अवामी गैदरिंग में ऐसे कह सकते थे? इज इट वन एंड द सेम थिंग? देखिए, बहुत नामुनासिब बात की जो बहावलपुर में उन्होंने एक वज़ीर आज़म को, चीफ़ एग्जेक्टिव मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह की बात एक इदारे के सरबराह जो कि गैर जानिबदार है और जिसको हटा नहीं सकता वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत, जिसकी फ़िक्स्ड टेन्योर है और जिसको सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। ये वज़ीर आज़म साहब वैसे इनको काफ़ी इस मामले में दस्तरस है, क्योंकि जब पहले इनको चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने नोटिस दिया था तो इन्होंने तहस नहस फेर दी थी 1976 के एक्ट जो था अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को। वी रिमेंबर दैट सर, मगर आपको लगता है क्विकली सर, मैं अफजल साहब के पास आने से पहले, जी आप बात कर लें। देखिए बात यह है कि आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड देखिए, जितनी हमारी अपोजिशन है ये बड़ी एक्सपीरियंस्ड अपोजिशन है, इन्होंने कई दफ़ा 3 दफ़ा हुकूमत की है। PTI के अंदर जो लोग हैं तमाम पार्टियों से हो गए हैं। अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें तो जो आपको पसंद है, नहीं पॉजिटिव मतलब अब सर अभी तो आपको ओगरा भी नहीं अच्छा लग रहा है, कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको अच्छी नहीं लग रही, हर पार्टी कह रही है कि हमें प्री बार्गेन वाला नैब पसंद नहीं है, हर पार्टी, लेकिन फिर भी हमें बात करें तो आपको अच्छा लगता है। देखिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हर एक को अच्छा लगता है, और हम ये कभी हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम परफेक्ट हैं। ओगरा और नेपरा से क्या इशू है? ओगरा और नेपरा में अगर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स होंगे तो होंगे, बिल्कुल होंगे, उस पर क्रिटिसाइज होना चाहिए। वो फरिश्ते तो नहीं है कि हर चीज़ वो दुरुस्त कर रहे हैं। तो आप भी नहीं है, हम भी नहीं है, मगर आप कहते हैं वज़ीर आज़म फिर भी मासूमों को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट थी और नैब ने उसको वेलकम किया, नैब के इदारे ने वेलकम किया कि उड़ा देना चाहिए था सर। एक आईनी इदारा है, ऑटोनमस इदारा है, कोई क्यों उसे डिक्टेट करे और कहे कि सही हो जाए वरना हमारे पास तरीके हैं। देखिए बात यह है कि नैब, हमारी पॉलिसी है कि नैब शुड नैब बट डिसेंटली। And you will define decently. NAB has to itself define. अवाम Who will decide? सारी पार्टी। Okay, so कुर्द साहब, आपको लगता है ऐसे मौके के ऊपर जब इतनी गंभीर सूरत हाल है तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, हमें देखना चाहिए, somebody should stand up to define roles? देखिए मेहर बुखारी साहब, देखिए अब
सरदार लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। देखें, ग्राउंड रियलिटी की बात करना, अब रात का वक्त है, यहाँ पे हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं पाकिस्तान में जिनके घरों में रात का खाना नहीं है, उसके लिए वो तो बात नहीं कर सकता। अगर उसके लिए मैं बात करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायूसी फैला रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप अपने टीवी चैनल पे अगर वो जले हुए रक्शे की फुटेज दिखाती हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप मायूसी फैला रहे हैं, आप हकीकत बता रहे हैं कि इस निज़ाम में ये हो रहा है। तो इस लिहाज से जो बात है वो हमको, अगर हम यहाँ पे आकर शेक्सपियर को डिस्कस करेंगे या बड़े बड़े दानिशवरों की बात करेंगे तो आवाम को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, आपने जुडिशल एक्टिविज़म की बात की, मैं कहता हूँ कि जिस जुडिशल एक्टिविज़म आखिर सुप्रीम कोर्ट करेगी, उस सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल इंसाफ हो रहा है, जो हाई कोर्ट, लतीफ़ खोसर साहब तो बात नहीं करते, उनको तो वो तो बहुत शरीफाना अंदाज में बात करते हैं, मैं हकीकत बात करता हूँ और मैं ये हक़ रखता हूँ बात करने का। मैं जानता हूँ, आप जाएं, मैं इस वक्त कराची में बैठा हूँ, मैं सुबह सिंध हाई कोर्ट से होकर आया हूँ, आप लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, आप पिशावर में जाएं, कोयटा जाएं, कहीं जाएं, एक वकील आपको, एक एडवोकेट आपको इस सिस्टम के हक में बात करते हुए नजर आएगा। हमारी अदालतों में जो लाखों लोग सुनवाते हैं, माँ के जैसी का नारा आपने बुलंद किया, जज को बहाल कराया, जजेस को, फिर आप भी तो घर बैठ गए ना। आप लोग क्यों नहीं बाहर निकलते? फिर हमने क्या किया? हमने जब हम आज भी बोल रहे हैं, हमने उस वक्त भी कहा, इस 17 जजेस के सामने खड़े होकर मैंने बैसियत सदर सुप्रीम कोर्ट पर मैंने कहा ये सारे फिरौन बैठे हैं। मैंने उस वक्त कहा कि कुछ नहीं बदला, सारे हालात वैसे के वैसे। हमने कहा है, जब हमारी ज़मीर ने हमको कहा कि बात करने का वक्त है, हमने कहा, आपका हुकूमत से एक नई हुकूमत की आप एक सर्टेन परसेंटेज आप बेहतर कर सकते हैं, आप पूरे आवे का आवा जो है एकदम दुरुस्त नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर लिमिटेड बेटरमेंट ला सकते हैं। नहीं, और हम लेके आए हैं, इकोनॉमी में लेके आए हैं। आपके अंदर जो विरसे में इतनी गंदगी मिली है, इस वक्त वही हाल आ सकता है कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैं लफ्ज़ इनकलाब की बात नहीं करता, इनकलाब में बहुत खून छुपा हुआ होता है, बहुत खून पिन्हा होता है। मैं लोगों को बाहर निकलने की बात करता हूं। यहाँ दहशतगर्दी में कमी हुई, यहाँ इकोनॉमी में बेहतरी हुई, यहाँ आपके बिजली घर लग रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, आपको कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर। छोड़े आखिरी लफ्ज़ खत्म हो रहा है। आप कौन से इकोनॉमी में बेहतरी की बात करती है? आज आपके सामने फैसलाबाद में एक गरीब ने अपना रक्षा जलाया, क्या बात करते हैं? आए मेरे साथ, मैं आपको ले जाऊं कि किन घरों में इस वक्त रात की रोटी नहीं है। आप क्या बात करते हैं? ऐसी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्द साहब, खोसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, अफजल साहब, आपका भी। मायूसी फैलाना हरगिज़ मकसद नहीं है, मायूसी गुनाह भी है, लेकिन ये समझ लीजिए और जितना जल्दी होगा उतनी ही बेहतरी है कि असल इख्तियार, असल पावर आपके ठप्पे में है, इस अंगूठे में है। और जब आप शऊर रख लें, इतने बेदार हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला रास्ता निकलेगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।